जी हाँ दोस्तों, तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपको सबसे पहले तो अपने स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि मेरी बहुत लंबी स्टोरी है। मैं तकरीबन मुझे 4 से 5 साल में लगातार स्कॉलरशिप अप्लाई करता रहा डिफरेंट कंट्रीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए। तो हर दफ़ा मेरे स्कॉलरशिप्स रिजेक्ट हो जाते थे और कोई ना कोई मतलब इशू होता था। तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि किस तरह स्कॉलरशिप अप्लाई किया जाए, उसके स्टेप्स क्या है। क्योंकि मैं एक लोधरा सिटी से हूँ, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और वहाँ पर पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग दूसरों को गाइड नहीं करते। तो मुझे भी किसी ने नहीं गाइड किया, मैंने अकेले सारे प्रोसीजर्स किए, धक्के खाए, सीखा। तो इसी तरह खैर आप लोगों की आसानियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जो दोस्त पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं उनको सारे प्रोसीजर्स पता हो। स्टेप बाय स्टेप वो मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि किस तरह स्कॉलरशिप अप्लाई किया जाए ताकि आपको स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो जाए। तो सबसे पहले काम जो आपने करना है, सबसे पहले काम तो आपने करना है कि अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पहले मैं बैचलर स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ कि उनको चाहिए कि सबसे पहले अपनी जो जो डिग्रीज है, मतलब कि जो मैट्रिक और एफएससी आपने की हुई है उसकी जो ओरिजिनल डिग्रीज हैं वो आप लेकर जाएं अपने बोर्ड। सबसे पहले तो आप उसको अपने बोर्ड से अटेस्ट करवाएं। तो उसकी कोई फ़ीस होती है। उस टाइम जब मैंने मतलब अटेस्ट करवाई थी तो उस वक्त एक डॉक्यूमेंट की 3,000 रुपये फ़ीस थी। तो आप वो दोनों डॉक्यूमेंट अपने बोर्ड से जाकर अटेस्ट करवाएं। तो उसके बाद वो आपको ना एक इन्वेलप बना कर दे देंगे। और उसके ऊपर ना सील लगा देंगे। वो कहेंगे आपने इसको खोलना नहीं है। तो उसके साथ आप वो आपकी ओरिजिनल डिग्रियां भी दे देंगे। तो वो आपने वो उसके बाद वो आपको पूछेंगे आपने आईबीसीसी के कौन से ऑफिस से अटेस्ट करवाना है। तो आपके करीब में कोई भी अगर आईबीसीसी का ऑफिस है, जिस तरह इसके काफ़ी सारे मतलब ब्रांचेज हैं, मेन इस्लामाबाद में है, तो आपके करीब में जो भी मतलब आईबीसीसी की ब्रांच पड़ती है तो आप उसका नाम बता दें तो वो आपको वहाँ पर उसका रिकमेंडेशन बना करना वो आपको दे देंगे। आपने वो मैट्रिक और एफएससी की अपनी अटेस्ट वहाँ से करा ली, बोर्ड से फीस पे कर दी, चालान पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप अपनी मैट्रिक और एफएससी की डिग्रियों को उसी तरह इन्वेलप के साथ लेकर जाएंगे आईबीसीसी के ऑफिस। आईबीसीसी के ऑफिस जाकर उनको जमा कराएंगे। वहाँ नेशनल बैंक की फ़ीस होती है तकरीबन, चालान पे करके आपने उस टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त थी कोई तकरीबन 400 रुपये एक डॉक्यूमेंट की। तो वो आप अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स की मैट्रिक और एफएससी की डिग्रियों की फ़ीस पे चालान पे करेंगे। उसके बाद आईबीसीसी आपसे वो सबमिट कर लेगी ओरिजिनल डिग्रियाँ और वो इनवेलप भी जो आप मतलब वहाँ से लेकर आए होंगे अपने बोर्ड से, ठीक है। वो आपको 2-4 दिन का टाइम देते हैं। तो उसके बाद आपकी हो गई आईबीसीसी से अटैच्ड, आप वो जाकर रिसीव कर लेंगे। ये दो काम सबसे इम्पोर्टेंट, ये वो उसके पीछे आपको स्टैंप्स लगा कर देंगे, उसके ऊपर लिखा होता है आईबीसीसी और वो स्टैंप पे उसकी लगी भी होती हैं आपकी डिग्री के बैक साइड पर। ठीक है, ये काम आपका हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद आपने जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद। ठीक है, वहाँ पर जाना है और आपने कोशिश करना है कि आप सुबह सुबह चले जाएं। क्योंकि मैं जब भी वहाँ पर जाता था 2-3 दफ़ा तो वो लोग बहुत दूर दूर से वहाँ से आए हुए होते हैं और वो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। तो 8 बजे तकरीबन उनकी टाइमिंग स्टार्ट होती है, लेकिन आप कोशिश करें वहाँ पर आप चले जाएं 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ से टिकटें लेंगे कॉर्नर से, मतलब गवर्नमेंट की टिकटें होती हैं, आप वो टिकटें उस पर लगाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ टिकटें ले लेंगे और आप लाइन में लग जाएंगे। वहाँ पर मतलब बंदे उन्होंने टीम खड़ी की हुई होती है और वो आपको प्रॉपर गाइड करती है कि आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो सकते हैं और ये वाले नहीं हो सकते। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाएंगे तो आप अपने साथ ये मैट्रिक और एफएससी की डिग्री ये तो लेकर जाएंगे जाएंगे, लेकिन इसके साथ ना आप अपनी जो मतलब आप अपने आपने अपना वो बनवाया होगा, क्या कहते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा। अगर आप रोमानिया आना चाह रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपने रोमानिया आना है। क्योंकि यहाँ पर ना इनका पता नहीं रूल है या जो चीज़ भी है, ये क्या नाम है, ये अपने हमारे आईडी कार्ड से ज़्यादा प्रेफरेंस ना हमारे बर्थ सर्टिफिकेट को देते हैं। तो जो चीज़ मैंने नोट की है यहाँ पर, और वो बर्थ सर्टिफिकेट आपका बहुत जगह पे आपके काम आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ काम आएगा क्योंकि मैंने जो जो मुश्किलात फेस की हैं यहाँ पर आकर। और
तो आप अपना वो बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लेकर जाएंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया होगा आपने 6 महीने के लिए तकरीबन वो बनता है, वो भी लेकर जाना है आपने। और आपके पास जो भी मतलब नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आप ले जाएंगे। तो वहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर जब इंटर होंगे तो राइट पे ही करना है, वहाँ पे वो आपको टोकन दे देंगे, और वो आपने फिर वहाँ पर लाइन में लगकर अपने जैसे आपकी बारी आएगी आपने वो डॉक्यूमेंट में सबमिट कराने हैं, वो भी आपको 2-3 घंटे का टाइम देंगे। उसके बाद आपने 2-3 घंटे बाद आके वो बाहर वाली खिड़की से रिसीविंग साइड से आपने वो अपने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेना है। ये तो हो गया बैचलर का। और जो मास्टर वाले हैं बस उनका ये एडिशनल है, जो मास्टर डिग्री खिलाना चाह रहे हैं कि वो अपनी जो उनकी जो डिग्री है बैचलर्स की, वो सबसे पहले अपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराएंगे, मतलब वेरिफिकेशन वो यूनिवर्सिटी आपकी करके देगी। तो फिर उसके बाद आपने जाना है HEC, फिर HEC आपको मतलब वो अटेस्टेशन करके देगी। फिर वही HEC से अटेस्टेशन के बाद आपने सीधा जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और बाकी वही सेम प्रोसीजर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जब आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए उसके बाद आप कहीं पर भी स्कॉलरशिप अप्लाई करें पूरी दुनिया में। और रोमानिया का ये फ़ायदा है कि आपको आइट्स टॉफल की कोई इंग्लिश टेस्ट की क्या नाम है कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब इनका पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा भी मतलब रोमानिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं तकरीबन जहाँ पर आइट्स और टॉफल की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जिनके पास आइट्स टॉफल नहीं है, इंग्लिश का कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मतलब अपने बस डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जब आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गए तो ऐसे समझें आपका तकरीबन 95% आपके चांसेस हैं कि आपका स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएं। और एक और काम आपने जो करना है कि आपका जो आईडी कार्ड है उसके पीछे आप उसको बैक साइड पर जाएं और उसके ऊपर देखें कि अगर आपका एड्रेस उर्दू में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ी, क्योंकि ये बता, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम तो मेरा मतलब फर्स्ट साइड पे तो ठीक है उर्दू और इंग्लिश में नाम लिख दिया, वो चिप वाला आईडी कार्ड, हालांकि मैंने चेंज करवाया था। तो क्योंकि पहले मेरा था उर्दू वाला, फिर मैंने जब चिप वाला चेंज कराया मैंने कहा चलो इंग्लिश में लिखा हुआ सब कुछ, वो उन्होंने सब कुछ उर्दू और इंग्लिश में फ्रंट साइड पे लिख दिया, बैक साइड पे वही उन्होंने सारा एड्रेस ना मेरा उर्दू में लिख दिया। अब यहाँ पर मैं जहाँ पे भी मतलब यूनिवर्सिटी में गया और उसके अलावा बैंक अकाउंट खुलवाने गया, तो वो हर जगह कहते हैं कि आप अपना पाकिस्तान का ना हमें मतलब प्रूफ दें, एड्रेस का प्रूफ दें। तो अब एड्रेस का प्रूफ मैं कहाँ से, मतलब मैं उन्हें आईडी कार्ड दूं तो वो कहें भाई इसके ऊपर तो आपकी उर्दू में लिखा हुआ है, हमें क्या पता ये इंग्लिश में या तो लिखा होता तो हम मानते। तो इसलिए आपने अपना सबसे पहले जो आईडी कार्ड है ना, आपने नादरा वालों के पास जाना है, अगर वो उर्दू में है तो उन्हें कहीं भाई मुझे दूसरा आईडी कार्ड बना के दें जिसके पीछे बैक पे मेरा एड्रेस ना इंग्लिश में लिखा हुआ हो। तो ये काम आपने लाजमी करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं वो मुश्किल होगी। उसका मैं मुतबादिल भी आपको बता दूं, अगर चलें आप वो उर्दू वाला भी ले आते हैं यहाँ पर, तो अपने साथ आप अपना डोमिसाइल लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि डोमिसाइल के ऊपर आपका जो एड्रेस लिखा हुआ होता है ना वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है नीचे। ये शुक्र है मेरे पास डोमिसाइल था, और मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे भी एड्रेस कार्ड लिखा हुआ था इंग्लिश में, और डोमिसाइल पे भी मेरा इंग्लिश में लिखा हुआ था। लेकिन मैं बात मसला ये है कि क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल थे, वो सारे यूनिवर्सिटी ने सबमिट कर लिए थे वो। तो जब मैं बैंक अकाउंट खुलवाने गया तो वहाँ पर मुझे थोड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। खैर वो मैंने सॉल्व कर लिया अपनी प्रॉब्लम। तो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि जो जो मुश्किलात यहाँ आपको फेस आती हैं स्टेप बाय स्टेप आप अपनी सबसे पहले डॉक्यूमेंट अटैच करवाएं, अपना आईडी कार्ड जो उसके जिसके पीछे उर्दू में एड्रेस लिखा है उसको इंग्लिश में चेंज करवाएं, और अपना जो पासपोर्ट है वो मतलब 5 साल का बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगर इसका नहीं बना हुआ वो 10 साल का बनवा कर आए। तो ये चीज़ें होगी। अच्छा, तो अब आपने जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ये चलें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी रहने दें। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा था कि आप अपनी ना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। रोमानिया की यूनिवर्सिटीज़ देखें कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने किस सिटी में जाना है, ये थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। वैसे मैं भी आपको गाइड कर दूं कि यहाँ पर अगर मतलब 2-3 मतलब सिटीज़ हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेस्ट हैं रोमानिया की। जिस तरह एक जिसमें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर यश में, अलेक्जेंड्रो यान कूजा यूनिवर्सिटी उसका नाम है। ये रोमानिया की मतलब सेकंड ओल्डेस्ट मतलब यूनिवर्सिटी है, और बहुत ही अच्छी है लिंग्विस्टिक्स के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ
लैंग्वेजेस में मेरी डिग्री है, क्योंकि मेरी जो बैचलर है वो है बैचलर्स इन अप्लाइड मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। और मैं यहाँ पर मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में। तो इसी तरह आपने अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाए, वहाँ देखें आपने जिस फील्ड में करना है वो उनके पास उनकी वो फील्ड है या नहीं है। और बुखारेस्ट की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्लूज में यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और उसके बाद ये यश में होगी, फिर तिमीशोरम होगी। ये 3-4 इनके सिटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो खैर आप अपनी रिसर्च कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आपने जाना है गो की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो रोमानिया की है, पाकिस्तान में एम्बेसी, उनकी एम्बेसी की वेबसाइट पर जाए, उनके ऑफिशियल पेज पर उन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस किया हुआ है, लास्ट में उन्होंने लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करें और वहाँ पर वो सारी उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि इसका क्या प्रोसीजर्स है, और वहाँ जाकर आपने ना अब ऑनलाइन अप्लाई करना है। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमें एम्बेसी को भेजें, तो एम्बेसी ने फिर इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो रोमानिया में, वहाँ पर उन्होंने भेजे थे। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि वहीं ऑनलाइन उन्होंने वो दिया हुआ लिंक, वहाँ पे ऑनलाइन अपने सारे इन्फॉर्मेशन पुट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एंड दैट्स इट। और उसके बाद फिर वो आप 15 मार्च की लास्ट डेट है स्कॉलरशिप्स की, तो अभी भी आपके पास टाइम है। जिसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हुए हुए हैं तो वो जाकर अप्लाई कर दें। और जब मैंने अप्लाई किया था तो जनवरी में किया था तकरीबन, और जो मुझे रिप्लाई आया था वो जून में आया था। तो 5-6 महीने का मतलब प्रोसीजर्स है। आपको सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने अपनी एक दोस्त को इस्लामाबाद किया है तो उसको अप्लाई कराया था, तो वो हर महीने का मेरे से यही कहती थी, फिजान अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया। आपको थोड़ा सा तसल्ली रखनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है कुछ पाने के लिए तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अटेस्टेड हुए हुए हैं तो वो पॉसिबल ही है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसके अलावा जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें वहाँ पर ऑनलाइन जाकर, तो आपने वेट करना है। वो तकरीबन उनका जून जुलाई में जाकर मतलब जून में ऑलमोस्ट उनका आ जाता है रिप्लाई ना, कि आपका स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि इनकी क्लासेज जो स्टार्ट होती हैं वो होती हैं 1 अक्टूबर से। तो उसके बाद भी आपके पास टाइम है। तो ये स्कॉलरशिप है फुली फंडेड। तो अब हाँ, अगर जो पीएचडी के स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ, उनका भी सारा सेम प्रोसीजर्स है। और जो मेन इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पर अगर आप स्कॉलरशिप पर डिग्री करने आ रहे हैं तो अपने माइंड में रखिएगा कि बैचलर्स की, मास्टर की और पीएचडी की वो सारी डिग्रीज जो आपकी है ना वो टोटली रोमानियन लैंग्वेज में होंगी, क्योंकि ये जो आपको स्कॉलरशिप दे ही इसीलिए रहे हैं कि अपनी वो लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो वो ये काम करते हैं कि वो ना 1 साल आपको ना पूरा सिखाते हैं रोमानियन लैंग्वेज, जिस तरह मैंने किया। वो पूरा 1 साल 2 सेमेस्टर जो है ना वो मैंने रोमानियन लैंग्वेज के सीखे। तो अब मेरी 3 साल की बैचलर डिग्री स्टार्ट हुई है, तो तीसरा अब मेरा वैसे टोटल तीसरा सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, और मेरी डिग्री का 3 साल की फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है। तो इसी तरह जो लोग मतलब रोमानियन, पहले आप देख लें किस तरह की है रोमानियन लैंग्वेज, ये ना बाद में आपको यहाँ पर आके आप मुझे ब्लेम कर रहे हो, या मुझे कह रहे हो यार फैजान ने तो हमें फंसा दिया, ये तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, नहीं हो रही हमसे। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, वो मतलब खुशी खुशी आ तो गए, लेकिन उनसे फिर ना वो स्कॉलर मतलब रोमानियन लैंग्वेज ही पास नहीं हुई उनका टेस्ट, तो वो उनका उन्होंने फिर स्कॉलरशिप उनके कैंसिल हो गए हैं उनसे मतलब। खैर, पॉजिटिव पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप करना चाहते हैं, यूरोप आना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत बहुत अच्छा मौका है। फ्री में आपको वीज़ा मिलता है। इवन के जो वीज़े में एम्बेसी में आपको वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस होती है उनकी 100 या $150, तो इवन के मेरी वो फीस भी माफ़ थी। आप इमेजिन करें, मैंने उसको एम्बेसडर को मेल की कि यार मैंने ना मतलब स्कॉलरशिप है मेरा, तो क्या मुझे भी फीस पे करनी पड़ेगी? वो कहते हैं नहीं, आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपका स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, आपको हम 4 साल के लिए वीज़ा दे रहे हैं। तो आपकी ना कोई फीस नहीं है, सारी फीसेज आपकी माफ़ हैं। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। एम्बेसी के बाहर मुझे बहुत सारे मतलब वो मिले, वीज़ा लगा, फ्री लगा, और मैं अब इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोमानिया में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और यूरोप यूरोप का बहुत अच्छा कंट्री है, और यहाँ पर मतलब आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइफ एंजॉय करेंगे क्योंकि मुझे तकरीबन 1 साल और 2-3 महीने हो गए हैं यहाँ पर, तो मैंने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर रोमानियन लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है, और
मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। ये है कि टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी है, अभी इस टाइम भी -11 टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा कंट्री है। और जैसे कि आप मेरी बाकी वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं, मैं जहाँ पर भी घूमने फिरने जाता हूँ छोटी छोटी वीडियोस बनाकर डाल देता हूँ। तो उसमें मैंने खैर व्लॉगिंग नहीं की हुई किसी भी वीडियो में क्योंकि वो जस्ट मैं अपनी मतलब इंजॉयमेंट के लिए वीडियो बनाकर, मेमोरीज के लिए मतलब छोटी छोटी वीडियोस बनाकर मैं डाल देता हूँ। अगर आप लोगों ने वो देखनी है रोमानिया का कल्चर कैसा है और उनकी मतलब कौन कौन सी जगहें खूबसूरत है, जहाँ जहाँ मैं फिरा हुआ हूँ, तो वो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर मतलब डाले हुए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी डिग्री जो होगी ना कंप्लीट, बैचलर्स मास्टर और पीएचडी, वो कंप्लीट रोमानियन लैंग्वेज में होंगी, चाहे आप जो मर्जी फील्ड चूज कर लें। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें मेडिकल की कोई फील्ड नहीं है कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम एमबीबीएस का स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें, तो उन्होंने भी बल्कि वहाँ वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ होता है कि मेडिकल, डेंटिस्ट्री और मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और तीसरा था फार्मेसी, ये तीन तीन स्कॉलरशिप आपकी नहीं है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज हैं उनको रोमानिया ने ये ऑफर भी दी हुई है, जिस तरह का अल्बानिया का कंट्री हो गया, उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। मेरी एक दोस्त आई हुई है अल्बानिया से, वो फार्मेसी कर रही है 6 साल की यहाँ पर ना, तो उसको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला हुआ है। तो खैर मैं आपको बता रहा था 1 साल आपको रोमानियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। ये लैटिन लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों सेमेस्टरों में फुल मार्क्स है। और यहाँ पर जो इनका सिस्टम है, जिस तरह हमारे होता है कि 100 नंबर होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर इनका जो है वो 100 नंबर नहीं होते टोटल, इनके होते हैं टोटल 10 नंबर होते हैं। तो 10 में से 5 वाला पास होता है, और 5 से ऊपर 5 और 5 से ऊपर वाले सारे मतलब पास होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों सेमेस्टरों में सारे सब्जेक्ट में 10/10 आए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी इनकी लैंग्वेज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ्लुएंट हूँ, मुझे कोई मुश्किलात नहीं है मतलब किसी से भी कोई कम्युनिकेशन करने में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ स्टाइपेंड के बारे में। जो बैचलर डिग्री का स्टाइपेंड है वो आपको मिलता है 65 यूरो, और मास्टर डिग्री के मिलते हैं आपको 75 यूरोज, और पीएचडी वालों को मिलते हैं 85 यूरोज। ये देखने में तो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत कम है, वाकई ये है भी कम, लेकिन इसमें जो बहुत मुश्किल से आपको गुजारा होता है। तो आपको अब ये है कि मेरे 4 साल की डिग्री है, तो उन्होंने ये है कि मेरी सारी मतलब 4 साल की फीसेस माफ़ हैं, या उन्होंने मुझे अकोमोडेशन या फ्री दी हुई है 4 साल की। स्टाइपेंड हर महीने मुझे 65 यूरोज मिलता है। लेकिन उसमें यह है कि आपका, अगर आप यहाँ पर अयाशी ना करें मतलब, और बाहर होटलों से ज़्यादा ना खाएं, अपना मतलब सब्जी और गोश्त खुद लेकर आप खुद अगर कुकिंग करें, तो ये आपके लिए इनफ है। इसमें आपका आराम से गुजारा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया तो मैं इसी में गुजारा कर रहा हूँ, मैंने घर वाले से कोई पैसे नहीं मंगवाए। तो ये है कि आपको, आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप यूरोप में आ जाते हैं। और उसके बाद ये है कि जब आप यूरोप में आ जाते हैं, आपको आपको पूरी डिग्री का आपका खर्चा मतलब आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। तो बाकी ये है कि अब मेरी पूरी डिग्री है 4 साल की, तो वो पूरा फुली फंडेड है। और अगर आप प्राइवेट आना चाह रहे हैं, तो वो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ, प्राइवेट वाले भी मतलब स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। लेकिन वो ये है कि बाद में आपको अप्लाई करना पड़ता है स्कॉलरशिप। लेकिन मैं पहले यहाँ आने का तरीका आपको बता दूँ, तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी के जाए वेबसाइट पर, वहाँ जाके उनका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ढूंढे, और वहाँ पर उन्होंने ईमेल दी हुई होगी उनकी सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी को मेल करें कि भाई हम ना, जिस तरह सपोज कर लें कि आप इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आए, उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में आ जाए, जाके उनको रिक्वेस्ट सबमिट कराएं कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने ना मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप मुझे उसका प्रोसीजर बता दें। तो वो आपको आपका प्रोसीजर, आपके डॉक्यूमेंट देके, तो वो आपको अगर रिकमेंड करती है तो वो इजीली दे देते हैं इनविटेशन लेटर ना यहाँ पर। तो वो आपको बस कहते हैं कि आपने ना हमारी जो फीस है वो पे करनी है। मैं आपको फीसेस बता दूँ प्राइवेट, जो जो मतलब आर्ट्स की जितनी भी फील्ड्स हैं और मतलब इंजीनियरिंग की जितनी फील्ड्स हैं, उनकी बैचलर्स और मास्टर की जो फीस है वो है 2,000 यूरो। 2,000 यूरो 1 साल की फीस है। अब जो जो मैं डिग्री कर रहा हूँ, जिस तरह मेरी डिग्री है लिंग्विस्टिक्स की, तो उसमें मेरी 2,000 यूरो फीस है। उसके अलावा इंजीनियरिंग की बैचलर्स और मास्टर की जो है डिग्री है 1 साल की, उनकी फीस है 2,000 यूरो। तो वो आपको कहेंगे कि ये हमारा चालान पे करें, हमारे अकाउंट में वो कराएं, और उसकी रसीद ना आप हमें मतलब भेजें। तो आप उनको जब भेजते हैं तो वो आपको इनविटेशन लेटर दे देते हैं। बस वो इनविटेशन लेटर आपने लेके उसके बाद आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है कि ऐसे ऐसे मुझे इनविटेशन लेटर मिल गया है।
तो अब मैंने वीज़ा अप्लाई करना, मुझे प्रोसीजर्स बता दें। प्रोसीजर वही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स करवाए हुए, उसके बाद आप एम्बेसी को आप ईमेल करें और वो अपनी यूनिवर्सिटी का इन्विटेशन लेटर के साथ भेज दें, तो एम्बेसी से आप अपॉइंटमेंट ले लें, तो अब वहाँ जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर कर आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बाकी और क्या बताना था मैंने स्टडी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं भूल गया। खैर, बाकी अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर मिसिंग हो किसी को और इसके अलावा कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो, हाँ जॉब के बारे में बता रहा था, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, 4 घंटे के लिए उनको अलाउ है। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और यहाँ पर किस टाइप की आपको जॉब मिल सकती है, सैलरी कितनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 4 घंटे के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर मेरे दोस्त जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं डिलीवरी में। तो यहाँ पर आप अपनी एक साइकिल लें और वो कंपनी आपको बैग दे देती है, उसके बाद आपको आप डिलीवरी करें, और जिस टाइम भी आप फ्री हो आप एप्लीकेशन ऑन करें, 4 घंटे के लिए आपको अलाउ है तो आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स पे जॉब कर सकते हैं, रिसेप्शन पे कर सकते हैं, और जब आपको लैंग्वेज आती है तो आपको हर फील्ड में मतलब जॉब मिल जाती है। और लैंग्वेज ना भी आती है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ इनकी तकरीबन ऐसे समझ लें कि 80% या 80% के करीब जितनी भी यंग जनरेशन इनकी है ना, तो वो उनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, तो इसको इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। और दूसरा ये कि एम्बेसी में इंटरव्यू में आपसे क्या सवालात पूछे जाते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके बारे में बता दूं। बाकी जो जॉब के बारे में जब मैं व्लॉग बनाऊंगा तो उसके बारे में आपको सारा गाइड करूंगा कि जो जो लोग वर्क वर्क वीज़े पे आते हैं उनके जॉब के लिए उनके क्या मतलब एम्बेसी में इंटरव्यू होता है क्योंकि जो जॉब के लिए आए हुए थे दोस्त पाकिस्तान से, एम्बेसी में हम इकट्ठे ही गए थे, तो मुझे उनके सारे इंटरव्यू में सुन रहा था, तो वो बहुत ही बड़ी मज़े के उनके इंटरव्यू हो रहे थे। तो बहुत कुछ फनी स्टोरीज भी हैं, वो मैं आपको जब व्लॉग व्लॉग बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको स्टूडेंट के बारे में बता दूं कि एम्बेसी में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। उन्होंने मेरे से जो सवालात पूछे थे वो मैं आपको बता दूं कि आप रोमानिया जाना चाह रहे हैं, क्यों आपने रोमानिया क्यों सिलेक्ट किया स्टडी के लिए, तो आपने उनको बताना है आपका जो भी मतलब पर्पज़ है, आप मतलब आप क्यों जाना चाह रहे हैं रोमानिया, इसकी क्या ख़ास बात है। तो और आपने उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि उसके आपने अपनी स्टडी जब कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आपका क्या प्लान है, आप वहीं पे स्टे करना है, स्टडी कंटिन्यू करनी है, जॉब करनी है, या आपने वापस कंट्री आकर आपने जॉब करनी है, वो इसके बारे में सवालात पूछते हैं। और उसके बारे में उसके बाद वो आपको आपसे पूछेंगे कि आप क्या आपका कोई शादी का प्लान भी है खैर उसने मतलब एम्बेसडर जो था उस टाइम बहुत ही फनी मूड में था, उसने मेरे से ये सवाल भी पूछा कि क्या तुम्हारा कोई प्लान है कि अगर तुम्हें कोई रोमानी लड़की पसंद आ गई तो तुम वहाँ पर मतलब शादी करके वहीं सेटल हो जाओगे। तो मैंने कहा अभी तो फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, अगर कोई हाँ लड़की अच्छी मिली तो नो डाउट शादी करके वहीं सेटल हो जाएंगे तो वो खैर हंसने लग गया, खैर फनी मूड में था। तो मुझे नहीं पता वो आपसे ये सवाल पूछे गए नहीं, तो मैं जो जो सवाल मेरे से पूछे मैं उसको आपको वो बता रहा हूँ। तो खैर उसने मेरे से पूछा, फिर उसके बाद वो 2 3 और उसने सिंपल से सवाल पूछे कि आपने ये जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की आपने सिर्फ यही क्यों सिलेक्ट की, इसके अलावा भी और आपके पास ऑप्शंस थे। तो मैंने उनको बताया कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी इनकी यूनिवर्सिटी है और लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखी हुई है, 5 लेवल्स किए हुए हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के, तो मुझे मतलब लैंग्वेजेस का शौक है, और ये रोमानी के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है लैंग्वेजेस के एतबार से ना। तो वो मतलब इस तरह के थोड़े छोटे छोटे उसने सवालात पूछे। खैर वो कोई मुश्किल नहीं होता, वो जनरल से क्वेश्चन होते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। खैर, तो ये हो गया एम्बेसी के क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बता दिए, और यहाँ पे जॉब के बारे में बता दिए। हाँ सैलरी के बारे में बता दूंगी, जो पार्ट टाइम लोग मतलब पार्ट टाइम स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं उनकी कितनी सैलरी होती है। यहाँ इनके गवर्नमेंट के मुताबिक ना जो आपकी सैलरी है पार्ट टाइम की, जो इनकी मतलब टोटल सैलरी है ना 8 घंटे की, वो है 2500 लई। और आजकल के रेट के मुताबिक आप देख लें एक इनका जो लई है ना, जो वो है इनका 60 रुपये का चल रहा है आजकल। तो और इनका जो करेंसी है ना मतलब वो है इनकी ना लियो, लियो है इनकी। वो जब मतलब सिंगल कभी कभी बोलना होता है तो लियो भी बोलते हैं, वो जब ज़्यादा के लिए बोलना हो तो वो उसको ना लेई बोलते हैं।
तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई लियो बोले, लेई बोले या रोन बोले, ये इनके सारे इनके ना करेंसी के नेम है। तो वो है इनकी 2500 रोन। लेकिन आजकल जो इन्होंने इनकी गवर्नमेंट ने 500 रोन और बढ़ा दिए हैं, तो इनकी जो ऑफिशियल सैलरी चल रही है वो है 3000, जो गवर्नमेंट की इन्होंने अलाउ की है। जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो आपको इतनी सैलरी लिखते हैं, इससे कम नहीं लिख सकते। तो खैर, लास्ट टाइम जब मैंने मतलब पार्ट टाइम जॉब के लिए मतलब 4 घंटे के लिए ऑफिशियली कॉन्टैक्ट किया था, और यही आपको लीगल अलाउ है, क्योंकि आप फुल टाइम पे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते और वो ना ही आपको देंगे। हाँ, वो अलग बात है अगर आप इलीगल किसी के पास जाकर मतलब अगर आप कर लें जॉब 4 घंटे से ज़्यादा। हाँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो इलीगल 4 घंटे से ज़्यादा भी जॉब कर रहे थे और ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। लेकिन अगर आपने लीगल करने हैं तो वो आपको तकरीबन 1275 ले ही आपका साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको इतनी सैलरी देंगे। इससे कम सैलरी ना ही आपने लेनी है ना ही उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है। और हाँ, इससे ज़्यादा अगर दे रहे हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इलीगल आप उनके पास 4 घंटे से ज़्यादा भी जॉब करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो लीगल जो उनकी सैलरी है वो है 1275, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने कॉन्टैक्ट किया था मेरे पास ऑफिशियली पड़ा है अभी भी कॉन्टैक्ट। और तो वो आप 1275 आपको मिल जाते हैं ले। और वो बहुत है आपके लिए, मतलब यहाँ पे सरवाइव के लिए आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि इनकी डिग्री बहुत ज़्यादा टफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मतलब क्लासेज हैं वो सुबह से 8 बजे से शुरू होती हैं, रात के 8 बजे तक होती हैं, क्योंकि मेरी डबल स्पेशलाइजेशन है। हमें ट्रांसलेशन करनी होती है रोमानियन से इंग्लिश में, इंग्लिश से जर्मन में, जर्मन से रोमानियन में, रोमानियन से जर्मन में। तो वो हमारी तो डबल स्पेशलाइजेशन, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि 8 बजे रात को आना, उसके बाद असाइनमेंट्स हैं, खाना बनाना, नमाज़ पढ़नी है, और उसके अलावा फिर प्रोजेक्ट्स करने। तो वो बहुत ही टफ डिग्री है हमारी, मुझे टाइम नहीं मिलता है यहाँ पार्ट टाइम का। तो खैर, मैं सिर्फ जॉब करता हूँ 3 महीने गर्मियों की छुट्टियों में, जब समर वेकेशन होती हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने पूरे रोमानिया में छुट्टियां होती हैं, आपके पास आज़ादी होती है। खैर, हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, जो स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो उनको ये 3 महीने गर्मियों की छुट्टियों में आपको ना ही आपको ये फ्री में अकोमोडेशन मिलेगी यहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल इनके बंद होते हैं, सिर्फ एक आध हॉस्टल खुला होता है, लेकिन अगर आपने वहाँ स्टे करना है तो वो आपको पे करने पड़ेंगे पैसे। और तो ये 3 महीने आपको गर्मियों की छुट्टियों में ना ही हॉस्टल मिलेगा और ना ही आपको 3 महीने के लिए स्टाइपेंड मिलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था, लास्ट समर वेकेशन में मैंने अपनी जॉब ढूंढ ली थी इनके जो कॉन्स्टांजा है, रोमानिया में, समंदर के करीब ना, वहाँ पर होटल्स हैं 3 स्टार 4 स्टार। तो वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई थी, तो मैं 3 महीने के लिए अपना बोरे बिस्तरा बांध कर वहाँ पर चला गया था। वो वहाँ पर समंदर के पास होटल में, 3 स्टार होटल था, वहाँ पर मेरी जॉब लग गई थी रिसेप्शन पे। तो मैंने वहाँ 3 महीने वहाँ जॉब की, और खाना पीना रिहाइश उनको वहाँ पर फ्री होता है, और वो आपको सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं। जब जाहिर बात, आपको खाना पीना 3 टाइम का मिल रहा है, आपको रिहाइश मिल रही है, उसके बाद आपको सैलरी अच्छी मिल रही है वहाँ पर। उसके अलावा शाम को जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप मतलब घूमने फिरने समंदर पे जाएं, एंजॉय करें, क्योंकि मेरी वीडियो जो मेरे दोस्त हैं वो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं यहाँ पर कितना एंजॉय किया मैंने यहाँ पर। और मेरी बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह हैं उस पर, समंदर पर भी, और मैं इनके मतलब पहाड़ों वाले एरिया में भी गया था। मेरी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत सारी मैंने वहाँ पर डाली हैं तस्वीरें। तो खैर, आप यहाँ पर 3 महीने के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा अरेंजमेंट हो जाता है 3 महीने में। आप अपनी जॉब ढूंढें और उनसे पहले बात कर लें अपने बॉस से कि मैं मुझे खाना और रिहाइश फ्री, और उसके बाद सैलरी मैं इतनी लूँगा। तो वो आप उससे फिक्स करके आप वहाँ पर मूव कर जाएं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। तो आप वहाँ पर 3 महीने जॉब करें, उसके बाद जब छुट्टियाँ वहाँ से ख़त्म हो आपकी, तो आप वापसी अपनी हॉस्टल में आके शिफ्ट हो जाएं, जैसे मैंने किया है। तो इंजॉय करें लाइफ। और मज़ीद अगर कोई पॉइंट रह गया हो स्टडी के बारे में, किसी भी दोस्त का जो प्राइवेट आना चाह रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे आना चाह रहे हैं, अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जो चैनल पे न्यू है मेरे दोस्त, तो वो क्या अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद नेक्स्ट मैं जो भी वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट मेरा जो इरादा है वो जो वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का, वो है जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब फुल टाइम जो वर्क परमिट पे आए हुए हैं। तो मज़ीद अगर आप कहेंगे तो मैं उनके इंटरव्यूज़ भी कर लूँगा उनके साथ व्लॉग बनाकर। और मज़ीद जो मुझे इन्फॉर्मेशन है सारी जॉब्स के बारे में, वर्क परमिट किस तरह लिया जाता है और एजेंट कितने पैसे ले रहे हैं और क्या प्रोसीजर्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।